गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो क्लास 10 के बच्चे, आज हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ये देखिए पोएम नंबर 6। हम लोगों का पोएम नंबर 6 है। जैसा कि आपको सभी पता है, कोविड-19 के कारण हमारे सिलेबस को कम किया गया है। उस कम सिलेबस में के दौरान ये पोएम जो है एमांडा बाय रॉबिन क्लीन, ये पोएम हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास आने वाले हैं एग्जाम में। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पोएम को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से इस क्लास को समझे। ये एक कहानी है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, ये बच्ची देख रहे हैं, ये अमांडा है। इसके बारे में कहानी की गई है कि ये कवि इसमें बता रहे हैं, पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्ची के बारे में, किस प्रकार इस बच्ची को हर चीज के लिए, छोटी चीज के लिए मना किया जाता है गार्जियंस के द्वारा। जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि किस प्रकार आपके डेली लाइफ में आपको हर चीज के लिए टोका जाता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं। बॉयज को कम लेकिन गर्ल्स लोगों को ज्यादा ये चीज का एहसास होता होगा कि हर छोटी सी छोटी चीजों में उनको टोका जाता है। बॉयज को भी टोका जाता है, गार्जियंस टोकते हैं जहाँ वो गलती देखते हैं आपको, आपके चाहे वो गार्जियंस हो चाहे टीचर्स हो, आपको हर छोटी-छोटी चीज़ में टोकते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो उस समय आपका माइंड और बिहेवियर, आपके माइंड में कैसी चीज़ें इमेजिनेशन होती हैं, कैसा आप सोचते हैं, उस समय का चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया है। और गर्ल के रूप में अमांडा को चुना गया है कवि के द्वारा। और उसके बाद फिर इस कवि इसमें बताना चाह रहे हैं, अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं सो देखेंगे। इसमें 3 स्टैंजा है, मतलब कि 3 पंक्तियां हैं। स्टैंजा में समझते हैं आप लोग, तो इसमें 3 स्टैंजा है, 3 पंक्तियां हैं। एक एक करके हम लोग सभी पंक्तियों को क्लियर करेंगे। अब देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। इस पोयम का इंट्रोडक्शन क्या है? पोयम का इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन क्या बताया जा रहा है यहाँ पर क्लास में कि रॉबिन कैलिन जो है एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल। उसका एक व्यूज, उसका नजरिया वो इस कविता के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जिस बच्ची का नाम है अमांडा, who is constantly pointed out her mother for making mistakes। जो उसको उसको पॉइंट किया जाता है उसकी मदर के द्वारा, उसके हर मिस्टेक्स पर उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम कहाँ मिस्टेक्स कर रही हो। मिस्टेक्स मीन्स गलतियां, विच she considers so as they are not part of the code of good conduct laid by the society in which we live। जिसमें कारण वो बताना चाहते हैं कि ऐसे सोसाइटी में, उसके बाद ऐसे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में उस चीजों का रोका जाता है, टोका जाता है, उन चीजों को जो जीवन में हम लोग बिता रहे हैं, उस सब चीजों को मिस्टेक्स कहा जाता है। अब ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ये कवि बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब पहला जो स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट hunch your soldier Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully। अब देखिए इसके नीचे जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, इसका मीनिंग्स है। आप इस मीनिंग्स को, ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से चीजों को समझ सके और कर ले। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ क्या देखिए, आप लोग सुनने से लग रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, बोल रहे क्या बोल रहे कि अपने नेल्स मत काटो, अपने सोल्जर्स को मत उचकाओ, स्टॉप वॉचिंग, सीट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। तो वो क्या बोलती हैं, इसका देखिए मीनिंग अब ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ, और ऑलरेडी मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको मैं हिंदी पहले इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देता हूँ। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमांडा लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स। उसको हर चीज गलतियों को लिए चुना जाता है, बताया जाता है,
हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, और वो अपने आप को कैसा महसूस करती है। द पोएट सेज दैट पोएट मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बैटिंग नेल्स, नाखून काट रही है, उसके लिए बोल रही है कि बैड हैबिट से नाखून मत खाओ, जैसा कि आप लोगों को भी आपके गाइडेंस के द्वारा मना किया जाता होगा। नेक्स्ट ये आप दोबारा बोलते कि सीधा बैठो मत, अपने सोल्जर को झुकाओ, कंधे को मत झुका के बैठो। अमेंडा हु इज हैबिट ऑफ बेंडिंग अ सोल्जर, उसका हैबिट है कि अपने सोल्जर को झुका के बैठना, सिटिंग लेजली, आलसी रूप से बैठे रहना। और क्योंकि इसकी मदर को ये सब चीजें पसंद नहीं है, तो वो बोलती है कि राइट पोस्चर, पोस्चर मीन्स होता है शरीर का जो होता है, पढ़ने का टाइम में हम लोगों को भी क्या है, राइट पोस्चर्स होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर सो जाए, रजाई के अंदर ओढ़ लेंगे, बेड पे बैठ जाएंगे, दो दो रजाएं ओढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये राइट पोस्चर तो है नहीं। यू शुड सिट ऑन द टेबल, चेयर, और टेबल अपने हाइट के हिसाब से उसके आप सेलेक्ट करके उसमें बैठ के आपका पोस्चर जो होना चाहिए 100% पूरा स्ट्रेट होनी चाहिए, 90 डिग्री पर आपकी पीठ होनी चाहिए, और उस तरह से स्ट्रेट होकर पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपको कभी नींद नहीं आएगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो सही पोस्चर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अमेंडा को उनकी मदर के द्वारा यही बात बताया जा रहा है। स्कोल्डन में डांटा जाता है बाय हर मदर, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी डीप ग्रीन सी, वो अपने आप को महसूस करती है कि गहरे सागर में है, हरे रंग के गहरे सागर में है। वांट्स टू बी ओनली रेसिडेंट ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीन सी, और वो चाहती है कि वहीं पर रहे, वो हरे समुद्र के बीचों बीच रहे। शी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मरमेड हु इज ओनली अलोन देयर, और वो अपने आप को महसूस कर रही है कि मैं हम सिर्फ अकेले वहां पर हैं। लीड्स हर लाइफ इन वेरी रिलैक्सिंग वे, और बहुत आराम का जीवन वो बिता रही है, वहां कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। हम लोगों को ऐसा ही महसूस होता है जब हमें कोई भी चीजों पे टोका जाता है, डांटा जाता है, लगता है कि हमें कहीं और शांतिपूर्वक बिताना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यदि कोई भी चीज आपको बताई जा रही है आपके टीचर्स के द्वारा, आपके गार्जियंस के द्वारा, तो उसमें आपकी अच्छाई छिपी हुई है, आपके बारे में वो सोचते हैं। आप लोग कौन पेंसिल चला के पूरा चीज रहे हैं ना, चलिए अच्छी बात है। इसको डिलीट कर लेंगे सभी लोग, जो भी इसको किए हैं इसको डिलीट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर अमांडा की माँ अमांडा को अपने नाखूनों को नाक काटने के लिए बहुत सख्त आवाजें बताती है। फिर वो अमांडा से कहती है कि वो अपने कंधे को झुकाए नहीं, इसके बजाय वो चाहती है कि अमांडा अपनी पीठ के बल सीधे बैठ जाए। अमांडा अपने वास्तविक जीवन में काल्पनिक दुनिया में वापस आ जाती है। तो सोचती है, वो कल्पना करती है कि एक सुंदर हरा समुद्र है जिसमें केवल वह रहती है और उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। वह अब एक इंसान नहीं है लेकिन एक जल परी बन चुकी है ना, मरमेड, जिसको मैंने अभी पढ़ा है। मरमेड का मतलब क्या, जल परी बन चुकी है, पानी में रहने वाली रूप में बदल चुकी है, अब आराम से फैशन में चल रही है उस समुद्र के भीतर। मतलब वहाँ कोई भी चिक 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 मम्मी पापा का चिक चिक नहीं है, अब वो अपने आप को वहाँ महसूस कर रही है। आप लोगों को ये पैराग्राफ क्लियर समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर किया गया है, जिसमें बताया गया है किस प्रकार से उनकी माँ जो है उनको टोकती है, उनके नाखून खाने के लिए, उनको सीधा न बैठने के कारण। तो फिर एक इमेजिनेशन अपने से इमेजिन करती है उस दुनिया के बारे में, और वो दुनिया में वो कहाँ चली जाती है, हरे समुद्र में चली जाती हैं, और वहां देखती कि कोई परेशान करने वाला उनको नहीं है, वो मरमेड बन चुकी है, मतलब जल परी बन चुकी है। अब आइए सेकेंड पैराग्राफ में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, पूछती क्या तुमने अपना होमवर्क बनाया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम सजाकर ढंग से सरिया कर रखा। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें बोला था तुम अपने जूते को साफ कर लो अमेंडा। ये सारी चीजें उनकी मदर के द्वारा उनको बोला जा रहा है। और वो फिर क्या बोलते हैं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं क्या हूँ। ऑर्फन में समझते ही, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग भी, ऑर्फन हुज पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स मदर फादर्स नहीं होते हैं, अनाथ। मैं कि अनाथ हूँ, मैं एक खुले स्ट्रीट में गली में घूम रहे, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हर्ष बेयर फीट, मतलब कि एक शांत जगह पर मैं अपने खाली पैर से उस निशान को बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ का साइलेंस जो है सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ आजादी बहुत ही मीठी है। ये मतलब हर टोकने वाली चीजों पर एक इमेजिनेशन में चली जाती है ये बच्ची अमेंडा जो है। जब इसको डांटा जाता है, टोका जाता है इसकी चीजों को, पहला पैराग्राफ में हमने देखा उनको टोका गया है बैठने के लिए, उनको टोका गया है नाखून खाने के लिए, उनको टोका गया है अपने कंधों को झुकाने के लिए। और दूसरे पैराग्राफ में वो क्या टोका जा रहा है उनको कि होमवर्क क्या तुमने बनाया है अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम सरियाया, क्या आपने तुमने जूते सही किए, साफ किए। ये बातें क्लियर की जा रही है।
अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है, मैंने इंग्लिश में भी इसका इस पैराग्राफ इस स्टैंजा को, इस पंक्ति को मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर हिंदी में एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर व्यू मिले। क्योंकि अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फेस करने हैं 30 मार्क्स के, तो 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एग्जाम में आने वाले हैं, देन वी हैव टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन इन एवरी चैप्टर एंड एवरी बुक। आपको हर बुक के हर चैप्टर में लाइन बाय लाइन जाना होगा, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका कोई भी ना छूटे। अब आइए सेकंड स्टैंजा में क्या बोला जाता है। Here the poet says Amanda's mother is inquiring her about whether, अब इंक्वायरी कर रही है उससे, क्या तुमने होमवर्क बनाया कि नहीं। जैसा कि आपको पूछा जाता है कि जैसा कि पूछा जाता है जैसा कि पूछा जाता है कि आपने होमवर्क बनाया कि नहीं, आपने रूम साफ किया कि नहीं, आपने अपने जूते साफ किए कि नहीं। Where mother can see her constantly asking a question regarding her homework being done or not, whether he cleaned her room or not, shoes or not, ये सब चीजें उनसे पूछी जा रही। On the other hand, Amanda is listening to her mother instruction, मदर का बातें वो इंस्ट्रक्शन सारा सुन रही हैं। She imagine herself to be a orphan who is roaming in the street, वो अपने आप को इमेजिन, फिर यहाँ इमेजिन, फर्स्ट पैराग्राफ में इमेजिन क्या किया था कि वो जल परी बन चुकी है और गहरे हरे रंग के समुद्र में वो विचरण कर रही हैं, अकेले हैं, रिलैक्स है। अब दूसरे पैराग्राफ में वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही हैं कि एक अनाथ बच्ची है, वो कितना रिलैक्स, वो अपने आप इमेजिन कर रही है एक अनाथ जो रास्ते में वो देखती थी, उसको वो महसूस कर रही है, वो उसको महसूस कर रही है कि किस प्रकार अनाथ बच्चे लोग को कोई टोकने वाला नहीं है, रोड में घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, खाली पर रह रहे हैं कि जूते पहन के रह रहे हैं, कोई भी उसमें पूछने वाला नहीं है, रिलैक्स हो जाते हैं। वही अपने आप को ये महसूस कर रही है, काश मैं भी उस प्रकार की ऑर्फन होती, अनाथ बच्ची होती, कोई तरह का प्रेशर मुझे नहीं होता। और ये चीज आगे वो सोचती है, दिस में इमेजिन, वो सोचती है कि बिना मदर फादर क्यों रहे और फ्रीली और बिना चप्पल जूते पहने, सॉफ्ट डस्ट, हल्के से डस्ट से पैरों से कुछ निशान वो बनाए। और उसके बाद हर मदर वांट्स टू आस्क टू कीप एवरीथिंग क्लीन, उसको बोलती है कि हर चीज तुम साफ रखो, बट अमेंडा वांट्स टू क्लीन द डस्ट, लेकिन वो चाहती है कि डस्ट में खेले खाली पैर, बेयर फिट मींस क्या, खाली पैर, नंगे पैर। मोर ओवर she also fed up the constant instruction from her mother. She says silence in golden, which means silence is very crucial and precious. बोले कि साइलेंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, शांति, क्योंकि ये मदर के रोक टोक से परेशान हो चुकी है ये अमेंडा जो बच्ची है। शी फर्दर से फ्रीडम इज स्वीट, वो फिर कहती है कि फ्रीडम, आजादी जो है बहुत ही मीठी होती है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विथ हर मदर। अब वो बोलती है कि यदि वो मदर के साथ रहेगी तो कभी फ्रीली महसूस नहीं करेगी, क्योंकि मदर तो उनसे पूछेगी ही, तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, होमवर्क किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। इस तरह की तरह तरह के क्वेश्चंस जो है अमेंडा से पूछे ही जाएंगे और इसका प्रॉब्लम इनको क्लियर होगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है सेकंड, हम लोग देखते हैं इसके बाद का जो पैराग्राफ है हम लोगों का। अब देखिए जो सेकंड पैराग्राफ का हिंदी है, तो मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, उसके बाद हिंदी में अमेंडा की माँ अमेंडा से पूछती है क्या उसने होमवर्क पूरा किया है। वो अमेंडा के आगे पूछती है क्या उसने अपने कमरे की सफाई की है। अंत में वो अमेंडा से पूछती है उसने अपने जूते साफ किए हैं कि नहीं। अमेंडा फिर से एक काल्पनिक दुनिया में वापस आ गई, फिर से वो काल्पनिक दुनिया में आ गई। पहले पैराग्राफ में वो काल्पनिक दुनिया में समुद्र में चली गई थी, और दूसरे काल्पनिक दुनिया में वो क्या कहाँ गई है, वो ऐसी जगह पर आ गई है जहां पर वो महसूस कर रही है कि वह एक अनाथ है। उसके सड़क पर चारों ओर नंगे पैर रोमांच कर रहे हैं, वो अपने नंगे पैरों के साथ नरम धूल में डिजाइन करती हैं, इस तरह की उन्हें गंदा करती हैं, वह मौन और स्वतंत्र का पालन करती हैं। ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ का, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ में। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्रे अमेंडा, मीन्स एक्रे में स्वस्थ है, कील मुहा से बोला जाता है। Which you please look at me why when I am asking to you Amanda, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower in tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मीनिंग भी आपके पास यहाँ मौजूद है नीचे, जो जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर कर रहे होंगे। अब आइए इसका हम लोग क्या समझते हैं, मना कर रही है, क्या मना कर रही है, चॉकलेट खाने के लिए। यहाँ देखिए इसका क्लियर आपको भी मीनिंग बताता हूँ। एमेंडा
कि माँ उनसे कोई भी चॉकलेट खाने के लिए मना किया क्योंकि वह उसके चेहरे पर मुहासे पैदा कर सकते हैं। जब वो उनसे बात कर रही होती है तो उनको देखने के लिए आज्ञा देता है। अमेंडा अपनी काल्पनिक दुनिया में वापस आती है। फिर अब थर्ड पैराग्राफ में जब उनको चॉकलेट खाने के लिए मना किया गया है तो फिर से वो अपने आप को एक काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनेशन, हम लोग जब सोचते हैं कि वो काश हम एक ऐसी जगह रहते, हीरो होते, हीरोइन होते, बहुत तरह की हमारे मन में कल्पनाएं उठती रहती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम होते कि हम भी ऐसा कुछ साइंटिस्ट बनते। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अच्छी अच्छी बातें सोचते होंगे। खुद को रपंजेल होने की कल्पना करती है। वो कल्पना करती है कि वो टावर में अकेले रहने के लिए पूरी तरह से खुश है क्योंकि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वास्तव में अपने जीवन में इतनी खुश है कि वो टावर से भागने की कोशिश में अपने बालों को कभी कम नहीं होने देगी। अमांडा की माँ उनसे सुलूक सुलूक बंद करने के लिए कहा। वह अपनी बेटी पर बहुत बार मिजाज होने का आरोप लगाती है। अंत में वो अमांडा से कहती है कि उसने भी उसे देखा और सोचेगा कि उसने माँ पर नाज कर रही है। कविता में क्या बताया गया, किशोर लड़की की दुविधा को दर्शाया गया है जब उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पर पर्दा पड़ गया है, मतलब वो आजाद नहीं है। एक किशोर लड़की का मतलब कि एक क्या, तो इस प्रकार ये बताया क्या गया है आपको कि इस प्रकार से क्लियर किया गया है कि ये जो 3 पैराग्राफ्स थे इस कहानी में, 3 पैराग्राफ्स में पहला जो पार्ट था उसमें हमें इस पोयम में पहला स्टैंजा जो था उसमें क्या चीज का क्लियर किया जाता है कि उनको बैठने के लिए, नाखून चबाने के लिए और अपने पीठ को उचकाने के लिए माँ जब मदा करती है तो वो अपने आप को इमेजिन करती है कहाँ पर, एक गहरे नीले समुद्र में, और वहां चाहती है कि वो फ्री रहे, एक जलपरी बन के रहे, कोई भी रोक टोक ना हो। सेकेंड स्टेंजा में जब उसको मना किया जाता है कि उससे पूछा जाता है क्या तुमने अपना होमवर्क बनाया, क्या आपने तुमने रूम साफ किए, क्या आपने जूते धोए, तब फिर वो फिर इमेजिनेशन में चली जाती है। फिर वो अपने आपको काल्पनिक दुनिया में अपने आप को पाती है और वहां देखती है कि वो कहाँ पर है, वो गली में एक अनाथ बच्चे के समान वो अनाथ है और गली में रिलैक्स मूड में खाली पैर वो घूम रही है, टहल रही है। और फिर थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, उनसे पूछा जाता है तुम चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से तेरे चेहरे में मुहासे निकल जाएंगे, कील मुहासे निकल जाएंगे, और वो उसको आज्ञा देती है। और फिर ये थर्ड स्टेंजा में भी अमेंडा एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है जहां वो अपने आप को टावर में अकेले तरह से रखने के लिए कोशिश करती है। बोलती है वो टावर में अब कोई भागने की कोशिश नहीं करेगी, वो रिलैक्स रहेगी, वहां कोई तरह का बाउंडेशन नहीं होगा और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन ये कहानी एक किशोर युक्ति के मैच्योर्ड लड़की की दुविधा को दर्शाता है, किस प्रकार से उस पर पाबंदी लगती है। लेकिन ये जो भी पाबंदियां हैं, ये जो भी पाबंदियां हैं, तो गार्जियंस कोई भी पाबंदियां हम पे लगाते हैं तो हमारी भलाई के लगाते हैं। ये हमें सोचना होगा और जानना होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही वेस्ट होता है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। ये इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंस है। और अभी आज के समय में हम लोग क्या है कि अट्रैक्शन के प्रति निर्भर करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरा फोकस जो है अपना पढ़ाई पर रखना चाहिए। तो ये पोएम आप लोग को, सभी बच्चों को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। स्टैंजा बाय स्टैंजा मैंने 3 पार्ट में इस पोएम को पूरा क्लियर किया है। बाकी आप लोग इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, चाहे नोट्स भी आप लोगों को भेजा जा चुका है, टाइम टू टाइम इसका भी नोट्स आप लोगों को भेजा जा चुका है। आप लोग अच्छे तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नोट भी भेज दिया जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है।